रेजिस्टेंस से जुड़ी भी बहुत सारी बातें किया था, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन को देखा था। वो सारे क्वेश्चंस आपको जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक इम्पोर्टेंट आपके लिए है। जिस दिन आप फिजिक्स पढ़ना छोड़ेंगे उसी दिन से वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। लेकिन जब तक फिजिक्स तब तक वो टर्म जो पढ़ चुके हम लोग 8 क्लास पीछे, वो प्रत्येक क्लास आपके लिए प्रत्येक दिन के लिए उपयोगी होगा। उसी कड़ी में एक और क्लास आपका जुटने जा रहा है और वो क्लास है आपका, गौर से देखेंगे, वो क्लास आपका जो है वो गौर से देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। राइट, चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को आपने रो से डिनोट किया था, उसके लिए फार्मूला देखा था R इंटू एल बाय ए। ये बेसिक फार्मूला आपका नहीं है, ये एक कांस्टेंट टर्म आया था जिसको मैंने रो कर दिया था। इसका बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये रो जो टर्म है लंबाई और एरिया पर निर्भर नहीं करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये रो सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो रो जिन जिन बातों पर निर्भर करेगा उस पर प्रतिरोध तो निर्भर करेगा ही, लेकिन वो प्रतिरोध और भी दो बातों पर निर्भर करता है, वह है तार के लंबाई पर और एरिया पर। चलिए फिर से सुनिएगा गौर से, रो प्रतिरोधकता जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन सबस्टेंस एंड टेम्परेचर। लेकिन आप लोग देखोगे रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस इसका हिंदी है, लिख देते हैं, कुछ प्यारे बच्चे हमारा रोने लगेगा, प्रतिरोधकता। ये निर्भर करता है आपका, डिपेंड करता है सबस्टेंस पर और टेम्परेचर पर। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जो है वो डिपेंड करता है आपका, वो डिपेंड करता है आपका लेंथ पर भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, सबस्टेंस पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस चार बात पर डिपेंड करता है प्रतिरोध। तो मैंने स्टडी कर चुका था कि लेंथ पर, एरिया पर, सबस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो क्या क्या कंसेप्ट है उसको मैंने पढ़ लिया है। बस एक और चीज बच गया था, टेम्परेचर, ताप पर जो निर्भर करता है उसका चर्चा आपके बीच मैंने नहीं किया था, जिसको मैं आज करके तब रेजिस्टेंस से रिलेटेड बातों को अभी स्टॉप करूंगा और हमारा मेन पॉइंट पर जो चलेंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग? सभी बच्चे तैयार हैं? यस, जल्दी बोलिए। यस सर, सीखने के मूड में है, फुल मूड में है। यदि फुल मूड में है तो ललन कुमार भी फुल मूड में है। आज आपको एक एक लाइन दिमाग में ठूस देगा, आप एकदम तैयार हो जाओ। रेडी है? जल्दी से चैट करके बताइए यस, मैं आपको देखना चाह रहा हूं। कोई भी बच्चे अनावश्यक चैट नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का गप करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर बात है, आप लोग फुल एक्टिव हैं। तो चलिए जल्दी तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों, एकदम जल्दी से। जो बच्चे अभी भी नहीं जुटे हैं जल्दी जुट जाइए। इन बच्चों को इसके बारे में जानकारी है उसको जल्दी बुलाइए। अरे बाबू दौड़ के आ जाओ।
आज बहुत महत्वपूर्ण चीज होने जा रहा है, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी कवर कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है जो क्लास निकल जाता है उसको बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते है। चलिए आगे बढ़े, तैयार हैं आप लोग? यस, तैयार है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला नंबर में मैं लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। कहता है प्यारे बच्चों, चालक तार जो होता है वो या तो चालक पदार्थ का बना होगा, या अर्धचालक का होगा, सेमीकंडक्टर का होगा, या मिक्सर का होगा, मिश्र धातु का होगा। तो उस तीनों में कुछ अलग अलग गुण पाया जाता है। यदि कोई कंडक्टर है, चालक का तार बना हुआ है, उस तार का जो प्रतिरोध है ताप के बढ़ाने से बढ़ता है। सुनते जाइएगा। और अर्धचालक जो है, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ जो तार होगा वो ताप पर निर्भर करता है जरूर, लेकिन उल्टा होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उस सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है, डिक्रीज करता है। और तीसरी बात है मिश्र धातु एलवाई, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में बहुत कम का परिवर्तन होता है, नगण्य परिवर्तन होता है। हम उसको मान सकते हैं कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत नगण्य परिवर्तन होता है। लेकिन परिवर्तन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। बड़े बड़े अमाउंट में छोटा चेंज में परिवर्तन को इग्नोर करके हम लोग साइंस में चल रहे हैं। तो तीनों के बारे में सुना आपने। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टेम्परेचर अभी मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इस तार का, इस समय इसका कुछ रेजिस्टेंस है। अब इसको हीट एनर्जी दे दें और इसका टेम्परेचर बढ़ा के 60 डिग्री हो जाए, तब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? चाहे वो मेटल का बना है, धातु का बना है, या सेमीकंडक्टर बना है, और चालक का बना है, या मिश्र धातु का बना है, तो क्या उसका रेजिस्टेंस होगा? इन सारी बातों का फोकस होगा आज के क्लास में। उसके छोटे छोटे बातों को गंभीर से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। तैयार है आप लोग? यस, तैयार है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल वायर है, धातु का तार है। इस मेटल वायर पे के रेजिस्टेंस पर बात करेंगे तो कहता है इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और
रेजिस्टिविटी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ता है किसका? मेटल वायर का। चलिए कैसे बढ़ता है उसका फॉर्मूला आपको बताएंगे, प्रूव करेंगे। दूसरी बात अभी याद कर लीजिए तुरंत। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, अर्धचालक का यदि कोई तार है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। कैसे घटता है उसको मैं फार्मूला द्वारा बताऊंगा, कंसेप्ट दूंगा आपको। और तीसरी बातें होता है मिश्र धातु, एलवाई में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में नगण्य परिवर्तन होता है। तो हम लोग मेन बातें दिमाग में सेट कर लिए, इसको आप शॉर्टकट में जल्दी से लिख लीजिए, इस पर बातें आगे बहुत लंबी लंबी होगी। लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के बीच आएगा टर्म, यहाँ पर देखेंगे गौर से। पहला नंबर में जो बताए थे, कोई चालक है, धातु का कोई चालक तार बना हुआ है, उसमें हीट एनर्जी जैसे जैसे देते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें चार्ज फ्लो करने का जो अपोजिंग नेचर है, विरोधी गुण है, वो बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा गर्म होगा विरोधी गुण उतना ज़्यादा होगा जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकेगा। लेकिन आप उल्टा देखेंगे, सेमीकंडक्टर होगा, अर्धचालक होगा, उसका जो वायर होगा उस वायर में गुण होता है कि जैसे जैसे गर्म करेंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, विरोधी गुण बढ़ेगा नहीं और घट जाएगा। इसी खासियत के कारण, इसी क्वालिटी के कारण इसका उपयोग, सेमीकंडक्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, आज के युग में, मॉडर्न युग में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वहाँ पर मेटल वायर यूज ना करके सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। क्योंकि यदि गर्म होता है तो करंट का वैल्यू घटता नहीं है और बढ़ जाता है उसमें। लेकिन हम लोग के घरेलू परिपथ में जो चालक का वायर यूज किया जाता है, कोशिश किया जाता है इसको टेम्परेचर इसका ना बढ़े। टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ घट जाता है। तो चलिए आइए वो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, किस टेम्परेचर पर कितना होगा, इन सभी छोटे छोटे बातों पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। आइए हम लोग उस पर विचार करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए गौर से देखेंगे। प्यारे बच्चों एकदम तैयार हो जाइए आप लोग, एकदम फुल कंसंट्रेट होकर हम लोग यहाँ पर से देखना शुरू करते हैं कैसे क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मूला निकालेंगे, एक एक करके छोटे छोटे बातों पर डिस्कस करेंगे।
कहा जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हम लोग इसको कैसे सोचेंगे, आइए इस पर छोटा 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 सोच है जिस पर हम लोग विचार करेंगे। सर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कहा जाता है सपोज कर लीजिए यह एक चालक तार मेरा है, यह मेरा एक मेटल वायर है। मेटल वायर है, इसका शुरू में टेम्परेचर मान लीजिए T1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आप कहोगे इनिशियल टेम्परेचर, हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक ताप। आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उस समय इसका रेजिस्टेंस शुरू में मान लीजिए R1, इसका कहेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस बोलेंगे। शुरू में प्रारंभिक प्रतिरोध यही हुआ, आपका ओरिजिनल प्रतिरोध यही हुआ, प्रारंभिक प्रतिरोध हुआ। प्रारंभिक कहो या मूल प्रतिरोध कहोगे, मूल प्रतिरोध इसको बोलेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ तक। अब कहता है टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, किसी भी मेथड से इसके टेम्परेचर को राइज कराएंगे, T2 हो जाए डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर इसका बोलेंगे, ये है अंतिम ताप। जैसे फाइनल टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका न्यू रेजिस्टेंस होगा R2 हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस। अंतिम ताप इसको बोलेंगे। तो इस टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होगा, कैसे इसको देखा गया है? तो कहा गया है, यहाँ पर एक शब्द यूज करेंगे, आप लोग गौर करके देखिएगा। यदि मैं खोजूं यहाँ पर टेम्परेचर चेंज, तापांतर कितना होगा, तो आप कहोगे बाबू T2 माइनस T1, इसको डेल्टा T से आप डिनोट करेंगे। ताप में परिवर्तन T2 माइनस T1 कर देंगे, डेल्टा T हो जाएगा। अब कहता है यहाँ पर प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन चेंज इन रेजिस्टेंस आपको बोला जाए, आप बच्चे कहोगे R2 माइनस R1 को आप डेल्टा R बोल सकते हो। इस फिगर में जितने बातें आपके सामने है, इतना बात मैंने सोचा, तो ध्यान देना गौर से। एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो पता चला है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच रिलेशन नहीं बताया गया है। एक नया शब्द आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, जिसको गौर से सुनेंगे और दिमाग में सेट करेंगे। वो न्यू शब्द यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध में भिन्नात्मक परिवर्तन, एक न्यू शब्द आपके बीच आया है, प्रतिरोध में भिन्नात्मक परिवर्तन, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। ये शब्द दिमाग में बहुत ठंडे दिमाग से इसको सेट करिएगा, तैयार रहिए जल्दी से। आप देखेंगे घर से बाबू लोग, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। कहा जाता है कि ध्यान दीजिएगा, जब इनिशियल रेजिस्टेंस
इनिशियल रेजिस्टेंस या ओरिजिनल रेजिस्टेंस R1 है, रहने पर रेजिस्टेंस में परिवर्तन चेंज होता है आपका डेल्टा आर से होता है। जब उसका इनिशियल रेजिस्टेंस या ओरिजिनल रेजिस्टेंस R1 है तब उसमें चेंज हुआ डेल्टा आर। लेकिन कहता है कि यदि आपका इनिशियल रेजिस्टेंस यूनिट होता 1 होता, शुरू में उसका रेजिस्टेंस 1 होता, रहने पर जब चेंज होगा तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा आर बाय R1 आप बोलोगे। इसी डेल्टा आर बाय R1 को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे। प्रतिरोध में भिन्नात्मक परिवर्तन इसको बोलते हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध में भिन्नात्मक परिवर्तन जो होगा वही होगा आपका डेल्टा आर बाय R1। इसको वर्ड में बोलेंगे, वर्ड में यही बोलेंगे सर, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग प्रतिरोध में परिवर्तन बटे मूल प्रतिरोध, ये आपको बोलेंगे सेंटेंस में। यदि आपसे पूछता है कोई प्रतिरोध में भिन्नात्मक परिवर्तन बराबर क्या होगा, तो कहेंगे उस चालक के तार के जो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा उसमें उसके ओरिजिनल रेजिस्टेंस से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका होगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। प्रतिरोध में भिन्नात्मक परिवर्तन कहलाएगा। मतलब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी वायर तार का जो प्रतिरोध में भिन्नात्मक परिवर्तन पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हो इस तार का प्रतिरोध में परिवर्तन तथा उसका मूल प्रतिरोध का जो अनुपात होगा उसी अनुपात को कहेंगे इस चालक तार के प्रतिरोध में भिन्नात्मक परिवर्तन। तो चेंज इन रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रेशियो को कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। ये आपके दिमाग में बैठा होगा। अब यदि पूछा जाए फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रीजन, ऊपर में भी रेजिस्टेंस नीचे में भी रेजिस्टेंस, ओम ओम कैंसिल हो जाएगा। यूनिटलेस क्वांटिटी है, सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। तो ये तार है, तार का जो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसी के बारे में, उसी पर टेम्परेचर के इफेक्ट को बताया गया है जो हम आगे बोलने वाले हैं। तो यहाँ तक आप संतुष्ट हैं? जल्दी से हमको आप यस करके बताइए, चैट करके बताइए। मैं आपके चैट बॉक्स को इंटरटेन कर रहा हूँ। पूरा मन लगाइएगा, ओल झोल करने वाला ओल झोल करते रहिए। जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सीखना चाहते हैं, कंटिन्यू लगे रहिए, सीखते रहिए। ओल झोल करने वाले को करने दीजिएगा, आप लोग उसमें फंसिए नहीं, डिस्टर्ब मत होइए। हमारे कुछ कुछ अच्छे अच्छे बच्चे भी देखते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको नहीं होना है, आप लगे रहिए। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़? सब चीज़ क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तक एकदम सिंपल बच्चे की तरह मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आप सिर्फ सीखने के मूड में रहो। चलिए, बहुत सुंदर बात। सभी बच्चे मेरे एक्टिव हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। जब सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? जल्दी लाइक कीजिए मेरा प्यारा प्यारा चेला सब। चलिए ठीक है, आप यहाँ तक सीख लिए तो मैं पूछूंगा फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए कभी भी आप बता दोगे ना? हाँ सर, हम लोग को पता होना चाहिए
कि तार का शुरू में प्रतिरोध कितना है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है, और टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध में कितना वृद्धि हुआ, वो वृद्धि में ओरिजिनल रेजिस्टेंस से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसका अनुपात निकाल लेंगे, वो मेरा आएगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तब देखा गया बाय एक्सपेरिमेंट फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो उस के टेम्परेचर चेंज में जो होता है वो टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। आइए उस पर मैं गप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए। अब आप लोगों को पुराने बात छोड़ता हूँ, मैं नई बात पर लाके आपको खड़ा करता हूँ। तो कहा गया है बाय एक्सपेरिमेंट पाया गया, क्या पाया गया देखोगे गौर से। फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, फ्रैक्शनल चेंज इंक्रीज भी लिख सकते हो, ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इज directly proportional to the temperature change। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं धातु के तार के प्रतिरोध का भिन्नात्मक परिवर्तन उसके ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है। जो बच्चे एक्टिव हैं वो हम बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, वो लिख भी लेता है। कुछ बच्चों ने हमको कहा सर आप बोलते जाइए, लिखते जाइए, हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। कुछ बच्चे हमारे कॉपी कलम लेके ही नहीं बैठते हैं, तो लिखेंगे क्या। वो नदी किनारे में बैठ के मोबाइल लेके बैठ के देखता है, तो उसके पास कॉपी कलम है ही नहीं है, तो लिखेगा कैसे। तो आशा देखता है कि स्क्रीनशॉट लेना है। कभी कभी गलती से मैं टाइम नहीं देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, बेचारे का स्क्रीनशॉट छूट जाता है। लेकिन वीडियो आपके पास है, अब बाद में भी उसको लाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है कि नहीं। चिल्लाने का नहीं, एडजस्ट करने का। जो जो एडजस्ट किया वो सफल रहा, जो जो चिल्लाया और सफल रहा। चिल्लाने का किसी को नहीं, एक्टिव होकर करने को, तभी तो दुनिया तुम्हारे पीछे। या तो दुनिया के पीछे आप भोगते रहिएगा, आपके पीछे कोई नहीं भोगेगा। ए सर बखा लेंगे ना, हाँ हेलो करेंगे, हेलो डार्लिंग करेंगे, हो जाएगा। बाबू मेरे उन सब चीज़ों से नहीं होने वाला है। मैं जो कह रहा हूँ कुछ अलग कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। चलिए बहुत सुंदर बात। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस लाइन को मैंने माइंड को आपको डाइवर्ट किया कुछ क्षण के लिए, अब इस लाइन पर फोकस करेंगे। आपने भी कुछ देर पहले देखा फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर क्या था। फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर आपका सॉरी रेजिस्टेंस था आपका डेल्टा आर बाय R1। डेल्टा आर हुआ चेंज इन रेजिस्टेंस और R1 हुआ आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो उसका जो रेशियो हुआ उसको कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज आपने लिखा था डेल्टा टी। तो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को आपने सिंबल में लिखा। अब सिंबल में जैसे लिखा आप ध्यान देना, डेल्टा आर बाय R1 रहने दीजिए, इक्वल में कन्वर्ट कीजिए तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट यहाँ पर अल्फा लिखते हैं। समानुपाती चिन्ह ये था, ये आपका अल्फा हो गया इंटू डेल्टा टी हो गया। यहाँ पर प्यार से बात करना गंभीर से है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर देखने को मिलने लगा। प्रोपोर्शनल सिंबल को आपने हटाया तो एक चीज लाया यहाँ पर अल्फा। अब ये अल्फा क्या चीज है, पहले एक लाइन उसके बारे में गप हो जाए। ये वेर अल्फा
अल्फा जो है वो आपका है अल्फा इज ए कांस्टेंट of metal wire which is known as temperature coefficient of resistance, where alpha is a constant of metal wire which is known as temperature coefficient of resistance. इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं अल्फा एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध, ताप गुणांक कहा जाता है। ये अल्फा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अलग अलग धातु के तार के लिए ये अल्फा अलग अलग होता है, लेकिन लोहा का कोई तार है, तार लंबा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है कोई मतलब नहीं। लोहा का है, लोहा का 10 गो तार ले लेंगे, अलग अलग लंबाई मोटाई का तार ले लेंगे, लेकिन उस सभी तार के लिए अल्फा कांस्टेंट होगा। जैसे पदार्थ बदलोगे अल्फा बदल जाएगा। तो अलग अलग पदार्थ के लिए अल्फा होगा, लेकिन किसी खास पदार्थ के लिए अल्फा कांस्टेंट है। पदार्थ बदलोगे तो अल्फा बदलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी खास पदार्थ के लिए अल्फा कांस्टेंट होता है, जिसका नाम है प्रतिरोध, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका सिंबल है अल्फा। इस अल्फा के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लूं, तो अल्फा को मैं लिखना चाहूंगा इस फार्मूला से, तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा आर बाय R1 इंटू डेल्टा टी आपका हो जाएगा। तो डेल्टा आर बाय R1 ओम ओम यूनिट कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या टेम्परेचर चेंज है तो केल्विन भी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप इसको देख कर कहोगे SI यूनिट ऑफ अल्फा आपका हो जाएगा ये पर डिग्री सी और पर केल्विन, पर डिग्री सी और पर केल्विन, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा के यूनिट को हम लोग बोलेंगे, अल्फा के वैल्यू को बोलेंगे। तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर देखेंगे अलग अलग धातु के लिए भिन्न भिन्न मेटल के लिए अल्फा का मान डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, आप लोग समझ जाइएगा, भिन्न भिन्न होता है। प्रायः जनरली अल्फा का वैल्यू 1/273 डिग्री सी के बराबर होता है। अल्फा का मान लगभग कितना होता है, 1/273 पर डिग्री सी। पर डिग्री सी यहाँ माइनस लगा दीजिए, पर डिग्री सी हो जाएगा, ये अल्फा का मान होगा। और ये जनरली अल्फा का मान जो सॉल्व करके देखेंगे, ये लगभग 10⁻³ के ऑर्डर में आता है। अल्फा का मान लगभग जो होता है 4 गुना 10⁻³ पर डिग्री सी होता है, इसको याद रखिएगा। तो 10⁻³ 4/1000, 4/1000 ये बहुत छोटा वैल्यू हुआ।
ये बहुत छोटा वैल्यू हुआ, और ये अल्फा, यही अल्फा मेटल के लिए पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल के लिए या सेमीकंडक्टर के लिए यह आपका निगेटिव होता है। इसी अल्फा पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस मेटल का बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का अल्फा का मान माइनस में होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस घटता है। ये मुख्य कारण है, मुख्य बातें हैं। इसका एकदम और ज़्यादा डेप्थ में हम लोग आगे जाएंगे, और ज़्यादा डेप्थ में जब रेजिस्टेंस का ओरिजिनल फार्मूला देखेंगे तब और ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं बेसिक क्लास के नाम पर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूँ, जिसको पकड़ कर आप आगे रन करो, दौड़ो आसानी से। अब देखेंगे यहाँ पर और 2 लाइन इसमें जोड़ता हूँ मैं, तब आपको मेन फार्मूला दूंगा जिसके आधार पर किसी भी वायर के टेम्परेचर के रेजिस्टेंस को डिफरेंट टेम्परेचर में बता सकते हैं। तो ध्यान देना गौर से। फॉर मेटल वायर अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव है, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा बात इसमें देखेंगे, फॉर नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर, मेटल और सेमीकंडक्टर अल्फा इज निगेटिव, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, घटता है। यह सब हुआ मूल बिंदु। अब हम लोग वो जो फार्मूला ला के छोड़े थे, उस फार्मूला को यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस फार्मूला से आगे बढ़ते हैं और रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लिखते हैं। अल्फा के बारे में इतना सा बात आपको अभी प्रेजेंट टाइम में याद रखना है। अलग अलग पदार्थ के लिए अल्फा अलग अलग होगा। मेटल है तो अल्फा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने के कारण ही रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है। और नॉन मेटल या और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का मान निगेटिव होता है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। ये बातें आपको माइंड में सेट हो गया होगा, याद के बाद याद रखेंगे। यस यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक स्टेप आगे बढ़ चलते हैं। अब चले आओ बाबू लोग, आप लोग यहाँ पर गौर करके देखना। आपने अभी देखा कुछ देर पहले कि सर डेल्टा आर बाय R1 इज इक्वल टू आपने देखा अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इस अल्फा को हम समझ चुके हैं। अब यहां से हम लोग जो बाद में वायर का रेजिस्टेंस R2 होना है वो कितना होना है, उसके लिए क्या फार्मूला बनने वाला है, तुरंत आपके सामने तैयार है। आप तैयार हो जाओ। तो यहाँ से आप क्या करोगे, तो लिख दोगे यहाँ पर डेल्टा आर को लिख दोगे तुम लोग R2 माइनस R1 बाय R1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पर देखोगे ये हो जाएगा R2 बाय R1 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। और तब यहाँ पर से देखोगे R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपका रिजल्ट होगा। आपको ध्यान देना है और ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये R2 के लिए फार्मूला हो गया। आपके क्वेश्चन जब रहेंगे तो प्यारे बच्चों आप देखना गौर से, ये R1 जो है ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपको मालूम रहेगा क्वेश्चन में। टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज कितना आप कराए हो वो आपको मालूम रहेगा, और अल्फा का मान ये भी मालूम रहेगा। तो उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा आप आराम से बता सकते हो। ये फार्मूला यूज कर लेंगे आप।
आराम से आपका सवाल बन जाएगा। तो ये आपका हुआ। यहाँ पर देखो गौर से, R1 1 प्लस अल्फा है, अल्फा का मान पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ प्लस में रिजल्ट होगा, तो निश्चित रूप से R2 ग्रेटर देन R1 हो जाएगा। यहाँ पर से आप ध्यान देना, फॉर मेटल अल्फा इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर R2 ग्रेटर देन R1 होगा। और दूसरी बात है, फॉर नॉन मेटल अल्फा इज निगेटिव, अल्फा जैसे निगेटिव करोगे यहाँ पर 1 माइनस समथिंग, 1 में कुछ घट जाएगा, और जैसे घटेगा तो ये रिजल्ट छोटा हो जाएगा, तो आप कह दोगे R2 लेस देन R1। आई बात समझ में? टेम्परेचर बढ़ाया तो R2 बढ़ गया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया R2 घट गया, आपने देख लिया। ये बातें था आपका मेन फार्मूला, आपको ये हो गया, यही आपको हमेशा काम देगा, राइट। यदि ये काम देता है तो चलिए आइए हम लोग और एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से इसके साथ एक दो को क्वेश्चन अभी तुरंत करना चाहते हैं, आप लोग हेल्प कीजिएगा, हमको मदद कीजिएगा न्यूमेरिकल में विचार करने के लिए। आप लोग तैयार हैं बाबू लोग? एकदम तैयार हैं? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, एक स्टेप को और आगे लेके चलता हूँ। नोट करके आप लोग देखिए गौर से। सपोज करते हैं हम बच्चे लोग कि अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का मान अलग अलग है। सपोज कीजिए आपके सामने एक प्रश्न आने वाला है, एक वायर है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है या 20 ओम है, 25 ओम कुछ है। अब इसके टेम्परेचर को बढ़ा के 60 डिग्री कर देंगे, तब उसका रेजिस्टेंस R2 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास एक परेशानी होती है कि ये जो अल्फा का मान होता है, ये अल्फा का मान हमेशा 0 डिग्री पर दिया हुआ रहता है, लेकिन उस अल्फा का मान 0 डिग्री पर निकालते हैं और तब अलग अलग टेम्परेचर पर इस अल्फा का यूज करते हैं। तो वैसे केसेस में पहले हमें अल्फा को सोचना पड़ता है। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और गंभीर से उसको आप अपने माइंड में सेट करेंगे। तैयार रहिएगा ईमानदारी से इस बात को दिमाग में सेट करने के लिए। एकदम रेडी है आप लोग? यस सर। टेम्परेचर T1 को आप 0 डिग्री C मानिए और उस समय रेजिस्टेंस को R1 कहिए, तो ये R1 को आप R0 से डिनोट करिए और उस समय अल्फा का मान, अल्फा आपका है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा है। अब कहता है कि टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूँ और T2 करता हूँ, तो ये जो टेम्परेचर T2 हम लेंगे, इस टेम्परेचर का मान
कुछ भी हो सकता है। शुरू में 0 डिग्री पर था, उस समय अल्फा उसका मान फिक्स है, कुछ ना कुछ मालूम है। अब रेजिस्टेंस भी R1 है, तो उस समय रेजिस्टेंस का सिंबल R0 ले लेंगे। अब टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूँ, बढ़ा के T2 करता हूँ, तो T2 को मैं कहूँगा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा का मतलब ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी सोच सकते हो आप। तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगा R2 को मैं R थीटा से डिनोट कर दूंगा। सिंबल पर ध्यान दीजिएगा। तो उस समय हम लोगों के पास जो फार्मूला आता है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी हम लोग देखे थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देखना गौर से, ये डेल्टा टी क्या सोचोगे आप, थीटा माइनस 0, तो डेल्टा टी जो आपका होगा वो थीटा डिग्री सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बच्चों देखना, R2 की जगह लिखेंगे R थीटा, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी के स्थान पर थीटा बोलेंगे। तो ये आपका फार्मूला हुआ। लेकिन इस फार्मूला का यूज कब करेंगे प्यारे बच्चों, मोहन साहब गौर से देखना। शुरू में 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस मालूम है और अल्फा मालूम है, तब 60 डिग्री पर कितना रेजिस्टेंस होगा, 70 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना होगा, 100 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना होगा, उस समय आप इस तरह से यूज करके आप उसको निकाल सकोगे, बता सकोगे। तो इस पर ध्यान से देखना है। ये फार्मूला हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका यूज करते समय याद रखना है, क्या याद रखना है, याद रखना है, क्या याद रखना है कि इनिशियल रेजिस्टेंस एंड अल्फा का मान 0 डिग्री सी पर मालूम रहना चाहिए, ऐसा बात है। अब देखो गौर से, कभी कभी ऐसा आएगा आपके सामने प्रॉब्लम कि R1 मालूम है, R2 मालूम है, T1 मालूम है, T2 मालूम है, अल्फा ही मालूम नहीं है। तो उस वायर का अल्फा का मान हम कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? तो उसके लिए आपको एक स्टेप बता रहा हूं, उसको गौर करके दिमाग में रखिएगा, वो जरूरत पड़ता है, कई बार उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग एक स्टेप को आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। if initial temperature is T1 and resistance is R1 and final temperature is T2 and resistance is R2, then calculate the temperature
coefficient of resistance of the wire। आपने गौर से देखा होगा इसको क्या लिखा गया। कहता है, प्यारे बच्चों गौर से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत जगह ये काम देता है। यदि तार का प्रारंभिक ताप T1 तथा प्रतिरोध R1 हो और अंतिम ताप T2 तथा प्रतिरोध R2 हो तो उस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करें। ये स्टेप हुआ, ये क्वेश्चन नहीं है, आपको मैं थ्योरी बता रहा हूं। इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा उसको यूज करते हुए 10 सेकंड में आप जवाब दे देंगे। तो कैसे सोचना है, हमेशा जब भी किसी तार के प्रतिरोध के बारे में कल्पना करेंगे तो यो मन को समझाएंगे कि 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस मालूम है, तब 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सोचना है। जो अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला आपको दिए थे उसका हेल्प लेना है। तो हमेशा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको जो सिखाया गया अभी तुरंत, यहाँ पर इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे गौर से देखिए। आपने अभी देखा था आर थीटा इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, ये आपने अभी देखा। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला हुआ, हमेशा याद रखेंगे। तो मैं अभी जो स्टेप लिखा गया था उसके अनुसार लिखूंगा। यहाँ पर R1 बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T1। चलिए बोलिए, इसके अनुसार मैं इसको लिख रहा हूं। यहाँ पर क्या हुआ, जब टेम्परेचर T1 है तो रेजिस्टेंस R1 है, तो ये फॉर्मूला मैं उसके आधार पर लिख लिया। फिर कहता है रेजिस्टेंस यदि R2 है तो R2 बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 लिखेंगे। टेम्परेचर बदल के T2 हुआ, रेजिस्टेंस बदल के R2 हुआ, R2 बराबर ये फॉर्मूला होगा। तो इन दोनों फार्मूला का रेशियो ले लो, R1 बाय R2 कर दो आप लोग, तो आप देखोगे 1 प्लस अल्फा T1 बाय 1 प्लस अल्फा T2 आपके सामने है। आर नोट कैंसिल हो गया। तो मतलब हम इस बात का यूज कर सकते हैं कहीं पर, ध्यान से सुनिएगा। T1 टेम्परेचर दिया रहेगा, रेजिस्टेंस R1 दिया रहेगा, फिर कहेगा टेम्परेचर बदल के T2 कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा। वैसे कंडीशन में इस फार्मूला से आप लोग R2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आपके लिए हुआ उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। एक स्टेप यहाँ पर हुआ। दूसरा स्टेप, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप लोग। तो R1 प्लस R1 इंटू अल्फा T2 बराबर, इससे मल्टीप्लाई करोगे R2 प्लस R2 इंटू अल्फा T1। आपने ये लिखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो यहाँ से देखोगे आप लोग, आपको नया चीज मिलेगा यहाँ पर कि आपको करना था अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा वाले टर्म को एक जगह करो, अल्फा वाले टर्म को एक जगह करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, गौर से देखोगे। यहाँ पर R1 माइनस R2 कर लो, इसको इधर ले आओ, बराबर देके उधर कर दो, इसको उस पार लेके चल जाओ। R2 अल्फा T2 माइनस R1 इंटू अल्फा इंटू T1 आपका करना होगा। R2 अल्फा इसको इधर लाया गया, चलो ठीक है। R2 को तुमने इधर लाया, इसको आपने उधर ले गया। ये अपने जगह पर है, इसको उस पार ले गए, यहां पर हुआ।
अब जरा सा गौर से देखना, यदि हम लोग यहाँ पर चेंज करें, थोड़ा सा विचार करें, यहाँ पर गौर से देखिएगा अब आप लोग। अब मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा ठीक है चलती है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फा को कॉमन करेंगे, अल्फा कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा R2 इंटू T1 माइनस R1 इंटू T2, इधर आपका है R1 माइनस R2। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान में रखिएगा, अल्फा इक्वल जो लिखना चाहेंगे ये टर्म आके इधर डिवाइड हो जाएगा, R1 माइनस R2 बाय हो जाएगा R2 इंटू T1 माइनस R1 इंटू T2। ये अल्फा के लिए फार्मूला आपको मिल गया। डायरेक्ट यहाँ से इस फार्मूला से अल्फा का मान आपको निकालना हो, इस फार्मूला से अल्फा का मान निकालोगे। कोई चालक तार का अल्फा मालूम नहीं है, लेकिन 20 डिग्री पर टेम्परेचर 25 ओम है और टेम्परेचर बढ़ा के 60 किए तो उसका रेजिस्टेंस हो गया 26 ओम हो गया, तो अल्फा का मान कितना होगा आप इस फार्मूला से सोचोगे। 20 डिग्री पर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो 60 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना होगा आप इस फार्मूला से निकालोगे। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, इसी फार्मूला पर हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए इसको ध्यान रखिएगा, गंभीर से माइंड सेट करके रखिएगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आगे बढ़े, यस याद रखना है। तो चलिए आज बार इतना सा, हो सकता है मैं कुछ होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूं, आप लोग इस पर इसका यूज करके हमको आंसर दीजिएगा। राइट, ओके, फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। अच्छा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देखेंगे, अभी मैं कई दिन से चर्चा कर रहा हूं ऐप में जुड़ना है, ऐप में जुड़ना है, ऐप में जुड़ना है। तो लगभग 80% बच्चे ऐप में जुड़ चुके हैं, मात्र 20% बच्चा अभी पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। तो अगले क्लास से मैं कहा था कि ऐप में पढ़ाई करेंगे, तो ऐप में पढ़ाई करेंगे जैसे, तो जो बच्चे अभी नहीं इन किया उनका छूट जाएगा क्लास। तो इसके लिए मैंने 2-4 दिन ऐसे कहा कि ठीक है यूट्यूब में जनरल क्लास देते रहेंगे, लेकिन एक बात और, आप सभी बच्चों को ऐप का यूज करना है, आप सभी बच्चों को ऐप का यूज करना है। तो 2 स्टेप है वहां पर, एक तो फुल कोर्स वाला जो कंसेप्ट है उसमें इन करेंगे, बिना कोड या पेमेंट किए नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरा कोर्स वहां पर देखिएगा आपको मिलेगा, फाउंडेशन कोर्स, 11th का इंग्लिश हिंदी, 12th का इंग्लिश हिंदी। वो फाउंडेशन कोर्स जो है वो फ्री है, उसमें लिखा हुआ होगा फ्री 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 फ्री। तो आप प्रेजेंट टाइम में सारे बच्चे उसको इंस्टॉल कर लो, उसको एक्टिव कर लो, वो फ्री एक्टिव हो जाएगा। और ये क्लास देखना गौर से, उसमें अभी आपको अभी दिख रहा होगा। तो जब तक आप 4-10 दिन में, 8 दिन में, 1 सप्ताह में आप फुल्ली ऐप में नहीं आते हो, तब तक आपका वो फाउंडेशन क्लास जो है फ्री वाला, उसमें भी आपको ये लाइव क्लास मिलेगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे, आपको मैं मौका दे रहा हूँ अच्छा करने के लिए, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करने के लिए। मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ, आपको एक्टिव करना चाहता हूँ। आप सारे बच्चे वहाँ भी एक्टिव करके वहाँ से क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। पर डे लाइव क्लास आपको वहाँ पर मिलेगा, सुबह 7 बजे वाला भी और अभी वाला भी, आप वहाँ पर देखेंगे गौर से, आपको मिलेगा। ओके बाय।